Hello students, Namaste. You are most welcome to 10th class Science English Medium. Students, today we are going to start a new chapter, chapter 9, Light. This chapter is in Physics. आज आपका फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, और फिजिक्स के पोर्शन में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है लाइट. ठीक है, लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, ये चेक करते हैं. लाइट एक ऐसा फिनोमेना है जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करता है. किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए हमको किस फिनोमेना की एक्सेप्टेंस होती है? लाइट की. ठीक है ना. विदाउट लाइट के आप किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल नहीं कर सकते. नहीं कर सकते ना. तो देखो लाइट क्या होता है. ए फिनोमेना विच possible to visible, which possible to visible any object is called light. जो किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करने के लिए हमें पॉसिबल बनाता है वो ही क्या है? लाइट है. लाइट जो होता है स्टूडेंट्स, जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को विजिबल करते हो तो आपको डिफरेंट कलर्स के ऑब्जेक्ट विजिबल होते हैं. होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ये कलर्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आते हैं? तो देखो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो वाइट लाइट रे है सन से आने वाली, सन से आने वाली जो वाइट लाइट रे है स्टूडेंट्स, इस लाइट रे के अंदर 7 कलर्स मिक्स्ड होते हैं. ठीक है. जब ये लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पर इंटरसेक्ट करती हैं या इंसिडेंट होती हैं तो ये लाइट रेज को वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. ठीक है ना. अब जैसे आपको ये ब्लैक बोर्ड ग्रीन कलर का विजिबल है, तो जो भी लाइट रेज इस पर इंसिडेंट हो रही हैं उन लाइट रेज के अंदर से ओनली ग्रीन कलर की लाइट को ये बोर्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है. रेस्ट ऑफ लाइट रेज आर एब्जॉर्ब बाय दिस ब्लैक बोर्ड. ठीक है. और ये कुछ वेवलेंथ की भी चीज़ें होती है, कुछ वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है. तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है. कोई रेड ऑब्जेक्ट हमको रेड क्यों दिखता है? क्योंकि वो जो रेड ऑब्जेक्ट है वो टोटली लाइट रेज कलर्स की जो लाइट रेज होती है उन सब को एब्जॉर्ब कर लेता है और ओनली रेड कलर की लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है. इसलिए आपको वो रेड कलर दिखाई देता है. ठीक है ना. तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको विजिबल कब होता है? व्हेन यू विजिबल एनी ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को विजिबल कैसे करेंगे हम? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपको कैसे विजिबल हुआ? तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सन से लाइट रेज आएंगी. ठीक है. ये लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होंगी. इस ऑब्जेक्ट से इन लाइट रेज का क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा. और रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड जो रेज है, कौन सी रेज? रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पर इंटर करेंगे? आपकी आइज में. और आइज में आपके होता है स्टूडेंट्स रेटिना. उस रेटिना पर क्या बनता है? इमेज. उस इमेज की इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन को. और आप ब्रेन के अकॉर्डन किसी भी ऑब्जेक्ट को फील कर सकते हो. ठीक है. तो ये सिस्टम आपको ध्यान में रखना है.
सन से जो लाइट रेज आ रही हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पर आकर इंसिडेंट होती हैं। ऑब्जेक्ट इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। ये रिफ्लेक्टेड रेज जो होती हैं हमारी आइज़ के अंदर इंटर करती हैं। आइज में इंटर करने के बाद रेटिना पर इनका इमेज बनता है और इस इमेज की इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास पहुंचती है और ब्रेन एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमको उस ऑब्जेक्ट को शो करता है या विजिबल करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजिबल कर सकते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा नोट कर देता हूँ इसके बारे में। तो देखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट विल बी विजिबल। ठीक है, क्वेश्चन क्या हो गया, कोई ऑब्जेक्ट आपको कब दिखाई देगा। तो मैं लिख रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं इसका, लाइट रेज स्टार्ट व्हेन sunlight rays incident on the surface of any object। जब सन की लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर इंसिडेंट होती है, देन दिस object, then these light rays reflected by this object। ठीक है ना। तो ये लाइट रेज क्या होंगे, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या की जाएंगी, रिफ्लेक्टेड की जाएंगी। दीज रिफ्लेक्टेड लाइट reaches our eyes, these reflected rays reaches our eyes, हमारी आँखों के अंदर पहुँचती हैं। ठीक है ना। then an image is formed, image is formed at रेटिना। तो रेटिना पर क्या बनता है, एक इमेज बनता है। ठीक है ना। और जैसे रेटिना पर इमेज बनता है, एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, एंड वी कैन सी द ऑब्जेक्ट विद इट्स कलर। तो हम ऑब्जेक्ट को उसके कलर के साथ देख सकते हैं। ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होता है तो ऐसा नहीं होता कि आपके आइज से रेज उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पर जाके रिफ्लेक्ट हों। नहीं, सन से रेज आएंगी, ऑब्जेक्ट की सरफेस से रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्टेड रेज आपकी आइज में इंटर करेंगी। ठीक है ना। आपकी आंखों से लाइट रेज नहीं निकलती हैं, सन से आने वाली लाइट रेज है, यानी कि कोई भी जो लाइट सोर्स है उससे रेज निकलेंगी और वो ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रिफ्लेक्ट होंगी, तब आपकी आइज़ में इंटर करेंगी। ठीक है ना। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लाइट। लाइट की नेचर कैसी होती है। नेचर का मतलब होता है जो लाइट होती है, सन से आने वाली जो लाइट होती है स्टूडेंट्स, वो किस फॉर्म में हमारे पास आके पहुंचती है। वो रेडिएशन की फॉर्म में आती है, वेव्स की फॉर्म में आती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में आती है, या अदर कोई और फॉर्म में आती है। तो ये होती है उसकी नेचर।
तो हम चेक करते हैं कि सन से जब लाइट रेज चलती हैं और अर्थ के ऊपर आकर पहुंचती हैं तो वो किस तरह से आकर पहुंचती है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, लाइट की जो नेचर होती है उस लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी एक थ्योरी सफिशिएंट नहीं है। इसलिए लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए या लाइट से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होते हैं उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए मिनिमम 2 थ्योरीज़ की एसेंशियलिटी है। इसलिए यहाँ पर लाइट की जो नेचर है उसको ड्यूअल नेचर माना जाता है। क्या माना जाता है? ड्यूअल नेचर। और ड्यूअल नेचर माना जाता है और इस लाइट की नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट आए थे, इनका नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने लाइट की ड्यूअल नेचर को एक्सप्लेन किया और डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो लाइट होती है स्टूडेंट्स वो वेव्स और पार्टिकल्स ट्यूब फॉर्म में यहाँ अर्थ पर आकर इंसिडेंट होती है। तो देखो साइंटिस्ट कौन है? डी ब्रोगली, ठीक है। डी ब्रोगली ने बताया कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। लाइट की कैसी नेचर होती है? ड्यूअल नेचर होती है। इस ड्यूअल नेचर में 2 प्रिंसिपल काम में आते हैं। एक तो क्या? वेव प्रिंसिपल, और एक है पार्टिकल्स यानी कि क्वांटम प्रिंसिपल। तो लाइट जो होता है वेव फॉर्म में भी आता है और पार्टिकल्स की फॉर्म में भी आता है। पार्टिकल्स की फॉर्म में भी अर्थ के पास आकर पहुंचता है। पार्टिकल्स की फॉर्म में जो आता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स हम क्वांटम, ठीक है ना। यानी कि जो लाइट के, इनको एज ए मान सकते हैं लाइट पैकेट्स। क्वांटम को क्या मान सकते हैं हम? लाइट पैकेट्स। और लाइट के पैकेट्स को क्या कह सकते हो आप? पार्टिकल कह सकते हो, ठीक है ना। तो जो लाइट होती है, सन से जब लाइट चलती है तो वो वेव नेचर में भी आ सकती है और लाइट के पैकेट्स नेचर यानी कि पार्टिकल नेचर में भी आती है। तो इसलिए वेव जो नेचर है ये लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन करता है, और लाइट के जो पैकेट्स यानी कि क्वांटम जो थ्योरी है ये भी लाइट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन करती है। तो इन दोनों थ्योरीज़ को हमने, यानी कि दोनों थ्योरीज़ को हमने नहीं, साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने क्या मान लिया? नेचर ऑफ लाइट। इसलिए यहाँ पर 2 थ्योरी का यूज़ किया गया है। यही कारण है कि इसको ड्यूअल नेचर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग लाइट की जो नेचर होती है वो कैसी होती है? ड्यूअल होती है। तो इसको मैं नोट करता हूँ आपके लिए, ढंग से समझ आ जाएगा। तो देखो, साइंटिस्ट डी ब्रोगली प्रपोज्ड, साइंटिस्ट डी ब्रोगली proposed dual nature of light, dual nature of light। साइंटिस्ट डी ब्रोगली ने लाइट के लिए ड्यूअल नेचर को प्रपोज किया, ठीक है ना। एंड सेड दैट लाइट बिहेव्स, एंड सेड दैट लाइट बिहेव्स, लाइट जो होती है वो कैसा बिहेव करती है? बिहेव्स बोथ एज वेव, बोथ एज वेव एंड एज पार्टिकल, एंड एज पार्टिकल। लाइट जो है वो वेव की तरह और पार्टिकल की तरह दोनों प्रकार का बिहेव करती है, इसलिए इसकी नेचर को कैसा माना गया? ड्यूअल नेचर माना गया, ठीक है ना। दिस ड्यूअल नेचर इज रिप्रेजेंटेड, दिस ड्यूअल नेचर इज रिप्रेजेंटेड एज वेव पैक्स
इन क्वांटम मैकेनिज्म, वेव पैक्स इन क्वांटम मैकेनिज्म। क्वांटम थ्योरी जो थी ना वो दी थी मैक्स प्लांक ने, और वेव थ्योरी जो दी थी लाइट के लिए, जो दो थ्योरी बता रहा हूँ ना मैं, टू थ्योरीज है लाइट की, कौन कौन सी, वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी। वेव थ्योरी को तो दिया था डी ब्रोगली ने और क्वांटम थ्योरी को दिया था मैक्स प्लांक ने। तो क्वांटम मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग दोनों थ्योरीज को मिक्सड कर दिया गया और इसको नाम दिया गया वेव पैक। और वेव पैक क्वांटम मैकेनिज्म जब थ्योरी इसकी बना दी गई तो इसीलिए इसको बोला गया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है ना। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द लाइट फोटोन्स, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द लाइट फोटोन्स, लाइट के जो फोटोन्स होते हैं, द लाइट फोटोन्स बिहेव समटाइम्स एज वेव एंड, कभी कभी तो कैसा बिहेव करते हैं वेव की तरह, एंड समटाइम्स एज पार्टिकल्स, और कभी कभी पार्टिकल्स की तरह, एज पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो ये लाइट की नेचर हो गई स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, मोस्टली हम मानते हैं कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। ठीक है ना। लाइट जो होती है वो कहाँ मूव करती है, लाइट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू साइंस। वैसे जब भी लाइट सोर्स से आप लाइट को निकालते हो तो वो चारों तरफ फैलती है, स्प्रेड अराउंड, स्कैटर्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के चारों तरफ वो स्कैटर्ड होती है लाइट, तो होती है कि नहीं होती है। बट साइंस में फिर भी माना जाता है कि जो लाइट होती है स्टूडेंट्स वो एक स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में जब ये मूवमेंट करती है तो ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि जब भी आप जो लाइट का पाथ होता है उस लाइट के पाथ में कोई भी एपाक्यू ऑब्जेक्ट को रखते हो तो स्टूडेंट्स आपको उस एपाक्यू ऑब्जेक्ट की एक इमेज विजिबल होगी। समझ आ रही है बात। यानी कि मैं इधर से देखो, यहाँ से मैं कोई टॉर्च लूँ और इस टॉर्च से मैं लाइट छोड़ूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखूँ मैं एपाक्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ये लाइट रेज चारों तरफ स्कैटर्ड होती हैं और इसके ऊपर भी पड़ती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ अगर मैं एक स्क्रीन लगाता हूँ तो इस स्क्रीन पर मुझे इस एपाक्यू ऑब्जेक्ट का एक इमेज ऑब्टेन होता है। ये तो ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर क्या होता है, मेरे को इमेज ऑब्टेन होता है। इट मीन्स ऐसा मान सकते हैं कि जितनी बड़ा ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, सेम ऐसा ही आपको इमेज यहाँ पर दिखता है। तो ऐसा मान सकते हैं कि जो लाइट है वो लाइट इससे टकरा रही हैं, ठीक है ना। जहाँ तक ऑब्जेक्ट आ रहा है वहाँ तक तो लाइट रेस इससे टकरा रही हैं। बाकी की जो लाइट रेज हैं वो सीधे सीधे यहाँ पड़ रही हैं, सीधे सीधे इस तरह से इसकी स्क्रीन पे आके पड़ रही हैं। तो जहाँ तक आपका एपाक्यू ऑब्जेक्ट है वहाँ से कोई भी लाइट रेस पास नहीं हो रही है, तो कोई भी लाइट रेस आपके इस स्क्रीन पर विजिबल नहीं होगी और इस एपाक्यू की एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज यहाँ आपको विजिबल होती है। तो इसको देखकर हम ऐसा मान सकते हैं स्टूडेंट्स कि लाइट जो होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ठीक है ना, ऐसा मान सकते हैं। ओके, आप इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट
टॉपिक चेक करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है स्टूडेंट्स, तो उस स्मूथ सरफेस से वो लाइट रेज रिफ्लेक्टेड होती हैं और रिफ्लेक्टेड होकर उसी मीडियम में बैक चली जाती हैं। When light rays moves one medium to another medium at any smooth surface, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो लाइट रेज जाती हैं और वो किसी स्मूथ सरफेस से जाकर टकराती हैं, तो टकराने के बाद वो लाइट रेज उसी मीडियम में वापस लौट जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखो, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेव इन फ्रंट ऑफ एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया, ठीक है ना। द चेंज इन डायरेक्शन, द चेंज इन डायरेक्शन, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और आपको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेव फ्रंट और of a wave front of an interface, front of an interface between two different media, two different media, between two different media, so that the wave front returns, so that the wave front returns into the medium from it, returns into the medium from it originated. This phenomena is called reflection of light। देखो स्टूडेंट्स, ये कोई सरफेस है ना, यहाँ पर कोई एक मीडियम है। तो देखो, ये है मीडियम 1 और यहाँ पर मीडियम 1 है एयर, और ये है मीडियम 2 और इसको मान लेता हूँ मैं वाटर, और इस वाटर के ऊपर कोई स्मूथ सरफेस रखी हुई है। जब लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट होती है इस स्मूथ सरफेस पर, क्योंकि ये क्या है? स्मूथ शाइनी सरफेस, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, ये इससे टकराती है शाइनी सरफेस से, और टकराने के बाद क्योंकि यहाँ पर क्या लगाई हुई है इस स्मूथ सरफेस पर, ये एपाक्यू है, यानी कि ये कैसी है? ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट है ये। तो ये जो लाइट रेज होती है स्टूडेंट्स, ये इसी मीडिया में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी मीडिया में क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको तो बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, ठीक है ना, और इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, और इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स हम नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल। और ये क्या है? स्मूथ सरफेस, ठीक है ना। तो
मीडियम 1 तो एयर मान लिया हमने, मीडियम 2 मान लिया हमने वाटर, और इस वाटर के ऊपर हमने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया जिसके नीचे क्या लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस मीडियम से आने वाली जो लाइट रेज है जब इंसिडेंट होती है इस स्मूथ सरफेस पर, तो ये क्या करती है, ये उसी मीडियम में क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ ए वेव फ्रंट ऑफ एन इंटरफेस बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया सो दैट द वेव फ्रंट रिटर्न्स इनटू द मीडियम फ्रॉम इट ओरिजिनेटेड। तो स्टूडेंट्स, ये जो लाइट रेज होती है ये उसी मीडियम में रिटर्न्स होती है जहाँ से ये ओरिजिनेटेड है, यानी कि जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में ये वापस लौट जाती है, ठीक है ना। तो ये आपको पता ही लग गया, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है। तो स्टूडेंट्स देखो, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बिटवीन एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको एंगल आई बोल रहा हूँ मैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बिटवीन एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको मैं एंगल आर बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो ओके सर, अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ध्यान से चेक करेंगे। ये मीडियम, चलो मीडियम 2 आप सरफेस को मान लो, वाटर की जगह क्या मान लो, इस सरफेस को मान लो मीडियम 2। तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चेक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कितने लॉ हैं, 2। फर्स्ट लॉ चेक कर रहे हैं हम, दी इंसिडेंट रे, दी इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे and normal are lies at same plane। चेक कर सकते हो। देखो इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्लेक्टेड रे ये रही, और नॉर्मल ये रहा। तीनों के तीनों सेम प्लेन पर लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यहाँ पर कर रहे हैं ना, ठीक है ना। सेकंड लॉ रिफ्लेक्शन का चेक करते हैं। देखो, दी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे आप, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको क्या बोलेंगे, आर को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन है ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो दूसरा लॉ क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मीन्स क्या कह सकते हैं हम, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि एनी लाइट रेज इंसिडेंट एट एनी स्मूथ सरफेस, जब कोई भी इंसिडेंट लाइट रेज किसी भी एंगल पर इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो उसका रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल पर होता है जितने एंगल पर ये इंसिडेंट हुई है। मीन्स मैं कह सकता हूँ, अगर कोई लाइट रेज, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर कोई लाइट रेज 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई है, इट मीन्स एंगल आई का वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है ना। यदि कोई लाइट रेज 30 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा बताओ, 30 डिग्री तो होगा, क्योंकि आई और आर की वैल्यू कैसी हैं, सेम है।
तो जितने डिग्री पर कोई लाइट रेज इंसिडेंट होगी उसका रिफ्लेक्शन उतने ही डिग्री पर होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, इफ़ एनी लाइट रेज इंसिडेंट एट एनी सरफेस एंगल ऑफ 45 डिग्री देन आइडेंटिफाई द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको क्या बताना है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हियर एंगल आई इक्वल टू 45 डिग्री, सो we can say that angle I equal to angle R, and here the value of angle of reflection is 45 डिग्री। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जवाब आना चाहिए। समझ आ रही है ना बात, जवाब लिखने का तरीका कैसे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन और उसके लॉ दोनों को आप यहाँ पर चेक करिए, और दोनों को चेक करने के बाद हम रिफ्लेक्शन के बारे में आगे जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन कितने टाइप से होता है, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में तो बस मैं आपको इतना ही करा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके।